It is a mark of an educated mind to be able to entertain a thought without accepting it. ये कोट कहा था एरिस्टोटल ने। बर्रे सगीर में हम एरिस्टोटल को अरस्तू के नाम से जानते हैं और अरस्तू का एक बहुत बड़ा रोल हो रहा है तारीख को शक्ल देने में। आए देखते हैं कैसे। मैं आज की वीडियो एक बड़ी दिलचस्प फैक्ट के साथ स्टार्ट करना चाहूँगा। वो ये है कि कदीमी यूनान की फिलॉसफी में तीन बड़े फिलोसोफर समझे जाते हैं। सोक्रात या सोक्रेटिस जिसने सब चीजें शुरू करी, प्लेटो जिसने सोक्रात के काम को आगे बढ़ाया, और एरिस्टोटल या अरस्तु जिसने आके उसके ऊपर सवाल करा। ये तीनों ट्राइफेक्टा अपने आप में चीजों को मुकम्मल करते हैं। प्लेटो जिसने सोक्रेटिस की फिलॉसफी ऑफ आइडियलिज्म को कंप्लीट करा था, तो अरस्तु ने उसका काउंटर आइडियोलॉजी को प्रपोज करा। फन फैक्ट, एरिस्टोटल को एक और चीज की वजह से बहुत ज्यादा जाना जाता है दुनिया में, वो ये कि वो अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आजम का टीचर भी रह चुका है। और सिकंदर आजम के कॉन्क्वेस्ट में, उसकी टीचिंग्स में कई तरीके के एरिस्टोटल की तालीमात भी झलकती। सबसे पहला सवाल मैं जो आप लोगों से करना चाहूंगा वो ये है कि अगर हम हकीकत को एक शक्ल देना चाहें, हकीकत में क्या चीज मायने रखती है, क्या चीज हरकी है और क्या इखलाकी है, इसका जवाब मजाहिब से हट के इंसानों के पास ऐसा लगता है कि मिलता ही नहीं है। मगर आज से 2000 साल पहले इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करी थी अरस्तु या एरिस्टोटल ने। अरस्तु या एरिस्टोटल को एक वजह से बहुत ज्यादा जाना जाता है, वो ये कि वो अफलातून का शागिर्द था, और जो रोजमर्रा की हम अपनी कहानियां सुनते रहे हैं अफलातून के हवाले से, उसमें उसके एक स्टूडेंट का जिक्र किया जाता था, वो अरस्तु ही था। पर अरस्तु और अफलातून में एक बहुत ही दिलचस्प डिसएग्रीमेंट था, जहाँ पे अफलातून समझता था कि हम लोग हकीकी दुनिया की परछाई हैं और हम उस दुनिया को मिमिक करना चाहते हैं ताकि हम परफेक्ट से परफेक्ट बने। अरस्तु का मानना ये नहीं था। अगर आप इसको आज की दुनिया में सोचें तो वो सबसे करीबी चीज था उस दौर का साइंसदान के हिसाब से। अरस्तु ने कई मौजुआत पे किताबें दर्ज करी, कई तालीमात दर्ज करी, बायोलॉजी से लेकर पॉलिटिक्स तक। अरस्तु को दुनिया का सबसे पहला बायोलॉजिस्ट भी कंसिडर किया जाता है, और ऑल्दो के उसकी जो एडवाइसेस थी वो आज के दौर में कोई भी नहीं लेता। एक जो बहुत खास बात है एरिस्टोटल की, वो ये है कि उसने प्लेटो की फंडामेंटल आइडियोलॉजी के साथ डिसएग्री किया था। वो है थ्योरी ऑफ फॉर्म। थ्योरी ऑफ फॉर्म के हवाले से मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ अफलातून के ऊपर, आप चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पे कार्ड नजर आपको आ रहा होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्लेटो का मानना था कि कभी भी परफेक्ट चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि परफेक्ट चीज जिस दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो आइडियाज की दुनिया, जिसको प्लेटो कहता था। और उस दुनिया के अंदर जो चीज थी हम इस दुनिया में सिर्फ इमिट कर देते। लाइक अगर हम कहते कि हमें एक सर्किल बनाना है, तो वो सर्किल कभी भी परफेक्ट नहीं बन सकता था, लेकिन वो जितना भी हो सकता था वो सर्किल उस दुनिया में मौजूद सर्किल की इमिटेशन करता था। ये प्लेटो का आइडिया था थ्योरी ऑफ द बॉम्ब के अंदर। पर अरस्तु या एरिस्टोटल इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता था। वो नहीं मानता था कि रेल्म ऑफ आइडियाज सेपरेट है रेल्म ऑफ रियलिटी से। वो कहता था कि सर्किल के एसेंस अपने आप में भले ही परफेक्ट ना हो, लेकिन वो एसेंस उसी चीज के साथ जुड़े हुए हैं, किसी बहरूनी दुनिया के अंदर वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती। और उसका जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि अगर वो चीज अलग से किसी और दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती है, और वो सिर्फ और सिर्फ हमारी ख्याली या फिर परे दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती है, और सब लोग परे दुनिया को अलग तरीके से सोच सकते हैं, तो कभी भी उनके अंदर परफेक्शन नहीं आ सकती, चाहे आप जितनी भी कोशिश कर लो। आप भले ही एक कप का नक्शा बना लो, और ये कप लेट से मेरे लिए एक कप की शक्ल दिमाग के अंदर परफेक्ट अलग होगी और किसी और के लिए अलग होगी, और वो इस तक बनाने के लिए उसका जो डिजाइन होगा वो बड़ा ही मुख्तलिफ होगा। मुझे लगता है कि मेरी बातें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, और इस चीज को समझने के लिए आपको मेरी प्लेटो की वीडियो देखना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर सिंपल वर्ड्स में मैं समझाऊं, और अगर आपने प्लेटो की वीडियो देखी हुई है, कि अगर आपने कोई भी चीज परफेक्ट बनानी है, तो एरिस्टोटल के हिसाब से वो चीज परफेक्ट तब तक नहीं बन सकती जब तक परफेक्शन हमारे साथ इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट ना करती हो। कि एटलीस्ट क्लोज टू परफेक्शन भी अगर आपने बनानी है, तो वो तब तक नहीं हो सकती जब तक वो चीज दुनिया में हमारे साथ एग्जिस्ट करती हो, जो कि प्लेटो की फिलोसफी के अगेंस्ट था। और इसका जवाब अरस्तु ने बड़ा ही लॉजिकली दिया था। जैसे कि लेट्स से कि हमारे पास एक परफेक्ट मग है जो हमारे दिमाग के अंदर या प्लेन ऑफ आइडियाज के अंदर एग्जिस्ट करता है। जो एक परफेक्ट मग है उसको आप देख नहीं सकते, हमें पता है कि कोई चीज परफेक्ट मग टाइप की एग्जिस्ट करती है। अब मैं मग बनाने लगता हूँ, अब मैं मग बना रहा हूँ और मैंने एक मग बना लिया। अब वो मग और उस आइडियल मग
के दरमियान जो रेफरेंस होगा वो रेफरेंस पॉइंट भी तो कोई होना चाहिए। तो यानी कि इज देयर अ थर्ड फॉर्म? अगर ऐसा नहीं है तो देयर आर ओनली टू फॉर्म। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है? और अगर रेफरेंस पॉइंट है थर्ड फॉर्म है, तो फिर उस रेफरेंस पॉइंट और हमारे कप के दरमियान भी कोई न कोई चीज होनी चाहिए जिसको ग्राउंड करे। और ऐसे करते करते आप इनफाइनाइट फॉर्म्स को लेकर आ जाओगे, लेकिन आपको कोई फॉर्म्स फाइनलाइज नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जो भी आप फॉर्म इंट्रोड्यूस कराते हो आपको हमेशा उसकी मीडिएशन में कोई ना कोई रेफरेंशियल फॉर्म चाहिए होगी। और यहाँ पे एरिस्टोटल की जो आइडियोलॉजी थी वो लॉजिकली सेंस बना रही थी। ऑल्दो प्लेटो ने जब अपनी फिलोसफी लिखी थी उसने लिटरल सेंस में नहीं लिखी थी, लेकिन एरिस्टोटल ने उसको लॉजिकल सेंस में डिबंक किया था। और इस पूरी चीज को एरिस्टोटल ने जो नाम दिया था वो था हेलोमॉर्फिज्म का। हेलो मीन ऑब्जेक्ट एंड मॉर्फिज्म मीन फॉर। तो क्योंकि एरिस्टोटल ने आइडियाज और रियलिटी को मर्ज करके रियलिज्म की कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया था, तो उसने उसको एक नया नाम दिया था हेलोमॉर्फिज्म का। एक और आइडिया जो एरिस्टोटल का बड़ा ही इन्फ्लुएंशियल रहा है फिलोसफी की डेवलपमेंट में, वेस्टर्न फिलोसफी की डेवलपमेंट में, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्च्यू एथिक। और इसके बारे में एरिस्टोटल ने जो सबसे ज्यादा स्टडी करा है वो आप रीड कर सकते हैं। एक किताब है एरिस्टोटल की, जो कि खैर एरिस्टोटल ने तो नहीं लिखी लेकिन एरिस्टोटल के नोट्स के थ्रू लिखी गई है, और उस किताब का नाम है निकोमाकायन एथिक्स, जो कि निकोमाकायस ने लिखी थी। और इसने इंट्रोड्यूस कराया था कॉन्सेप्ट ऑफ वर्च्यू का। वर्च्यू जो अगर आप डायरेक्टली ट्रांसलेट करेंगे तो वो वर्ड नेकी निकलता है, लेकिन इस सेंस के अंदर वो उस तरह की नेकी नहीं है जिस तरीके की आप सोच रहे हैं। अगर जब आप वर्ड वर्च्यू या नेकी का सुनते हैं तो आपको एक मजहबी रिलीजियस कॉनोटेशन माइंड में आती है, लेकिन जिस वर्च्यू या जिस नेकी की एरिस्टोटल ने बात करी थी वो बहुत मुख्तलिफ थी उस नेकी के जो हम एक मोनोथियस्टिक रिलीजन में फॉलो करते हैं, जैसे इस्लाम या क्रिश्चियनिटी। और इस किताब के अंदर एरिस्टोटल ने जिस चीज को एक परफेक्शन का नाम दिया है, जिसको परस्यू करने के लिए इसने इनकरेज किया है, उस स्टेट को जो नाम एरिस्टोटल ने प्रोवाइड किया था उस स्टेट का नाम था यूडाइमोनिया, जिसको अक्सर और बेशतर लोग हैप्पीनेस के अंदर ट्रांसलेट करते हैं, खुशी के अंदर। लेकिन हकीकत में ये सिर्फ खुशी नहीं है, ये इस वर्ड की कोई डायरेक्ट आपको ट्रांसलेशन मिलेगी नहीं मार्केट में या कहीं पे भी हो, इंटरनेट पे भी। इसकी अगर आप ट्रांसलेशन करना चाहेंगे तो जो सबसे करीबी आपको ट्रांसलेशन इसकी मिल सकती है वो है मायने की जिंदगी बसर करना। और इस यूडाइमोनिया को अचीव करने का तरीका भी एरिस्टोटल ने बताया था। अब एरिस्टोटल ने बोला था कि क्या चीज है जो इंसान को एक परफेक्शन के सबसे करीब कर सकती है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, इंसान जब किसी चीज को बहुत ज्यादा करे तब भी बुरी चीज होती है उसके लिए, सब बहुत कम करे तब भी बहुत बुरी चीज होती है। अगर एक इंसान बहुत इमोशनल है, उसके इमोशंस की लोग वैल्यू नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड है, इतना ज्यादा इमोशनल नहीं है, तो तब भी लोग इसके ज्यादा वैल्यू नहीं करेंगे। तो जो परफेक्ट मिडिल ग्राउंड था वो था कि उसको अपने जज्बात पे कंट्रोल होना चाहिए बगैर ओवरली इमोशनल हुए। वैसे ही जैसे कि अगर वो बहुत ही ज्यादा फ्लॉन्ट करता है अपने आप को, लाइक बगैर कपड़े के कोई घूमता है, तो वो बहुत ही ज्यादा बोल्ड है, वो मॉडेस्ट बिल्कुल भी नहीं है, शेमलेस एक तरीके से। और अगर वो बहुत ज्यादा अपने आप को कवर करता है, हर वक्त कवर रखता है, तो वो शाय है। तो एक बीच का उसने लेवल बताया था, जो कि लेट्स से मॉडेस्टी, जिसमें आप एक लेवल रखते हो, आप बहुत ही ज्यादा वल्गर भी नहीं होते लेकिन बहुत ही ज्यादा अपने आप को ऑप्रेस भी नहीं करते। तो उसने बोला था कि जो मिडिल पाथ है ये आपका गेटवे है यूडाइमोनिया की तरफ जाने का। आपको अपनी लाइफ को बिल्कुल बैलेंस में रखना है। और ये चीज अपने आप में बहुत दिलचस्प इसलिए है क्योंकि ये आइडिया बहुत ज्यादा ईस्टर्न फिलोसफी के आइडियाज से मैच करता है। जैसे कि बुद्धा का आइडिया, गौतम बुद्धा का आइडिया, वो भी सिमिलर था और उसने भी यही प्रपोज किया था कि बेस्ट वे टू लिव अ लाइफ इज टू वॉक दैट डेलिकेट मिडिल पाथ, जिसको उसने बेसिकली नाम दिया था निर्वाणा का। ये चीज मुझे काफी पर्सनली इंट्रिग करती है, कैसे एक दो ऐसे आइडियाज जो कि अपने आप में काफी वास्टली डिफरेंट थे, जो क्युमुलेटिव पॉइंट था वो बिल्कुल सिमिलर है, जो कि निर्वाणे यूडाइमोनिया के ऊपर आपके पास आ जाता है। अब एरिस्टोटल की फिलॉसफी के अंदर दो टाइप की वर्च्यूज थी, एक मॉरल वर्च्यू थी और एक थी इंटेलेक्चुअल वर्च्यू। अब मॉरल वर्च्यू इंटेलेक्चुअल वर्च्यू में क्या फर्क था? एरिस्टोटल का मानना था जो मॉरल वर्च्यू है वो इंसान के अंदर प्रैक्टिस से आती है। जैसे कि अगर एक इंसान चोरी करता है, एक दफा वो चोरी कर ले तो हमारे पास एक ग्राउंड होता है उसको एक बेनिफिट ऑफ द डाउट देने का, हो सकता है बंदा मजबूर हो या कुछ हो। लेकिन अगर वो मुस्तकिल चोरी करता रहे तो वो एक प्रॉपर चोर हो जाता है। वैसे ही अगर एक बंदा जिंदगी में कभी एक दफा
बाद जाके डोनेशन कर दे तो चलो उसने एक दफा की है, लेकिन वो तब तक हम उसको नहीं मान सकते कि वो वाकई में एक ऐसा है जो कि मुस्तकिल लोगों की मदद करना चाहते हैं, जब तक उस प्रैक्टिस को वो रेगुलर नहीं रखता। तो एरिस्टोटल का मानना था कि मॉरल वर्च्यू या फिर जो इखलाकी नेकी है वो सिर्फ तभी आपके इख्तियार में आती है जब आप उसको मुस्तकिल प्रैक्टिस करते रहो और उसको बीच में आप जाके छोड़ नहीं दो। अगर मैं 10 दिन नेकी करता हूँ और एक दिन नहीं करता तो मैं कोई नेक इंसान नहीं हूँ। और इस चीज को कंटिन्यूअस प्रैक्टिस रखना सारी जिंदगी, ये मॉरल एथिक्स का फंडामेंटल रूल था। और दूसरी जो मेन वर्च्यू थी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल वाज द इंटेलेक्चुअल वर्च्यू, जिसमें उसने कहा था कि आपकी नेकी इस इंटेलेक्चुअल वर्च्यू में वो है कि आपकी सीखने की तलब कितनी है और आप इसको कितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। अनलाइक मोरल फिलोसफी जिसमें आप कुछ भी करने से बीच में ब्रेक ले लेते हो तो आपकी वो नेकी काउंट ही नहीं होती, भले ही कितना छोटा सा ही ब्रेक लो। इंटेलेक्चुअल वर्च्यू में ऐसा नहीं। तो अगर मैं 10 साल के लिए सीख रहा हूँ और फिर मैं 5 साल के लिए नहीं सीखता तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं 10 साल की चीजें भूल गया, तो वो 10 साल की चीजें मुझे याद हैं तो वो नेकी मेरी रही है। लेकिन मुझे उसको बिल्कुल ही छोड़ देना ये पॉजिटिव लाइट में नहीं देखा जाता था, और उसने इसमें भी ये इनकरेज किया था कि आपको कॉन्स्टेंटली इसको भी ग्रो करते रहना है। एरिस्टोटल की फिलॉसफी बहुत ही वास्ट लेवल पे जाती है और ऑब्वियस सी बात है हम 10-15 मिनट की वीडियो में पूरी की पूरी फिलॉसफी डिस्कस नहीं कर सकते। आई वुड लव टू डिस्कस दिस फिलॉसफी इन इवन डीपर लेवल, लेकिन मैं चाहता हूँ ये जानना है कि लोग वाकई में ये सुनना चाहते भी हैं या नहीं चाहते, या फिर मैं वीडियो को और ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में रखूँ। मेरा एट द एंड ऑफ द डे काम है कि मैं फिलॉसफी और हिस्ट्री और साइकोलॉजी या फिर इन दिस रैम की तालीमात ज्यादा लोगों तक पहुंचाऊं, खास तौर पे हमारे रीजन में जहाँ पे इस चीज को इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है, मैं एरिस्टोटल के ऊपर और उसकी फिलॉसफी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज के लिए हम चीज़ों को इतना ही रखेंगे क्योंकि ये भी अपने आप में एब्जॉर्व करना इतना आसान नहीं है, स्पेशली अगर आप न्यू वॉचर हैं और आपको ये टॉपिक आपने स्टार्टिंग में नए नए समझना सीखे, तो फिर आपके लिए चीज़ सभी ना बिल्कुल भी इतनी सिंपल नहीं होगी। तो इसको हम लिमिटेड रखते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, और कमेंट करना नहीं भूलिए। थैंक यू, बाय बाय।